क्या आपको पता है कि हिमाचल के जंगलों में मिलने वाला एक छोटा सा मेडिसिनल प्लांट लोकल कम्युनिटी के लिए लाइवलीहुड भी हो सकता है और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का एक मीडियम भी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है हिबिस्कस स्कीम, यानी हिमाचल बायोडायवर्सिटी स्टेक होल्डर लेड कंजर्वेशन यूनिफाइड स्कीम। इसके लिए 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और इनिशिएटिव का फोकस मेडिसिनल प्लांट्स, सस्टेनेबल यूज, नर्सरीज और ट्रेडिशनल नॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन पर है। तो आइए समझते हैं हिबिस्कस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और यूपीएससी तथा स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हिबिस्कस क्या है। हिबिस्कस हिमाचल बायोडायवर्सिटी स्टेक होल्डर लेड कंजर्वेशन यूनिफाइड स्कीम। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है स्टेक होल्डर लेड कंजर्वेशन। मतलब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या फिर साइंटिस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें फार्मर्स, लोकल कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नेचर को बचाना भी है और नेचर पर डिपेंड करने वाले लोगों की लाइवलीहुड को सस्टेनेबल भी बनाना है। सो इस पहल के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और लगभग 2 लाख किसानों तथा 10,000 कम्युनिटी ग्रुप्स तक इसके बेनिफिट्स पहुंचाने का लक्ष्य बताया गया है। तो योजना का मुख्य फोकस क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हिबिस्कस एक्चुअली करेगा क्या। इसके 4 मेजर एरियाज याद रखिए। पहला है मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन। हिमालय मेडिसिनल प्लांट डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और कई प्लांट्स पर ओवर हार्वेस्टिंग, हैबिटेट डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज का प्रेशर है। इसलिए मेडिसिनल प्लांट्स का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। और दूसरा है सस्टेनेबल यूज। कंजर्वेशन का अर्थ ये नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज पूरी तरह बंद कर दिया जाए। आइडिया है यूज, बट यूज सस्टेनेबली। इतना एक्सट्रैक्शन हो कि स्पीसीज रीजनरेट कर सके और आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्स उपलब्ध रहे। और तीसरा है नर्सरी डेवलपमेंट। मेडिसिनल प्लांट्स की नर्सरीज को प्रमोट करने से वाइल्ड पॉपुलेशंस पर प्रेशर कम किया जा सकता है, कल्टीवेशन बढ़ सकती है और फार्मर्स के लिए ऑल्टरनेटिव इनकम अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। और चौथा है ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन। लोकल कम्युनिटीज के पास प्लांट्स के फूड, मेडिसिन और अदर यूजेस से जुड़ा वैल्यूएबल ट्रेडिशनल नॉलेज होता है। लेकिन अगर ये नॉलेज केवल ओरल ट्रेडिशन में रहे तो जनरेशन्स बदलने के साथ इसका एक हिस्सा खत्म हो सकता है। सो इसलिए सिस्टेमेटिक डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मान लीजिए किसी रिमोट हिमालयन विलेज में लोगों को जनरेशन से पता है कि कोई पर्टिकुलर प्लांट किस सीजन में मिलता है, उसका कौन सा हिस्सा ट्रेडिशनली इस्तेमाल किया जाता है और हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। सो ये केवल कल्चरल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ये इथनो बॉटेनिकल नॉलेज है और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस इशू ये भी आता है कि एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, यानी एबीएस। अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या फिर एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज से कमर्शियल बेनिफिट पैदा होता है तो लोकल कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट और एप्लीकेबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को ध्यान में रखना जरूरी है। यही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज और सोशल जस्टिस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो ऐसी बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल बना सकती है। जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से मेडिसिनल प्लांट हैबिटेट्स और लैंडस्केप चेंजेस मैप किए जा सकते हैं। जीपीएस बेस्ड फील्ड सर्वेज से स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन का जियोटैग डेटाबेस तैयार किया जा सकता है। और दूसरा है डीएनए बारकोडिंग। कई मेडिसिनल प्लांट्स सुपरफिशियली सिमिलर दिखाई दे सकते हैं और डीएनए बेस्ड आइडेंटिफिकेशन स्पीसीज ऑथेंटिकेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में हेल्प कर सकती हैं। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट है टिश्यू कल्चर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। अब कुछ वैल्यूएबल प्लांट्स को कन्वेंशनल मेथड से बड़ी संख्या में प्रोपिगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो टिश्यू कल्चर सिलेक्टेड स्पीसीज के रैपिड मल्टीप्लिकेशन और कंजर्वेशन प्रोग्राम में यूजफुल हो सकता है। और चौथा पॉइंट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ट्रेडिशनल नॉलेज को अप्रोप्रिएटली गवर्न डिजिटल डेटाबेसेस में डॉक्यूमेंट किया जा सकता है ताकि रिसर्च, कंजर्वेशन प्लानिंग और नॉलेज प्रिजर्वेशन में हेल्प मिल सके। और नर्सरीज में सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और डेटा बेस्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जैसे टेक्नोलॉजीज फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी और रिसोर्स एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती हैं। यानी ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस कंपिटिटर्स, ये दोनों ही आपस में कंपिटिटर्स नहीं हैं। सही सेफगार्ड्स के साथ ये कंप्लीमेंट्री हो सकते हैं।
सो हिमाचल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी बात कर सकते हैं। तो अब सवाल, हिमाचल में ऐसी स्कीम क्यों जरूरी हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? क्योंकि हिमालयन इकोसिस्टम्स इकोलॉजिकली रिच होने के साथ साथ सेंसिटिव भी हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पैटर्न बदल सकते हैं, और एक्सट्रीम वेदर, हैबिटेट डिस्टर्बेंस और अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन बायोडाइवर्सिटी पर एडिशनल प्रेशर डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ माउंटेन कम्युनिटीज़ की लाइवलीहुड फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से क्लोजली लिंक्ड हो सकती है। इसलिए सॉल्यूशन केवल स्पीसीज प्रोटेक्शन ही नहीं हो सकता, हमें चाहिए कंजर्वेशन प्लस सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्लस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्लस साइंस, और हिबिस्कस इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच को हाईलाइट करता है। अब एक एग्जांपल से समझिए। हिमालयन मेडिसिनल बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स देखे जा सकते हैं, जैसे कुटकी, अतीस, जटमानसी और चिरैटा। इन प्लांट्स की इकोलॉजिकल और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस कंजर्वेशन की आवश्यकता को इलस्ट्रेट करती है। लेकिन ध्यान रखिए, किसी स्पीसीज की मेडिसिनल वैल्यू का मतलब अनकंट्रोल्ड हार्वेस्टिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है साइंटिफिक कल्टीवेशन, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, नर्सरी डेवलपमेंट, हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड ट्रेसिएबल वैल्यू चेन्स। इससे फार्मर्स को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी पर प्रेशर कम करने में हेल्प मिल सकती है। यूपीएससी और सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा केस स्टडी बन सकता है। और दूसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और भारत का बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क। और तीसरा है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी। इसके 3 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स याद रखिए: कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। हिबिस्कस जैसे इनिशिएटिव्स इन प्रिंसिपल्स को ग्राउंड लेवल एग्जांपल्स के साथ समझने में हेल्प करते हैं। इसे एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड, एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन और लाइवलीहुड डायमेंशंस के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है। और ऐसे या फिर मेंस आंसर में आप लिख सकते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कन्वर्ट्स बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम ए प्रोटेक्टेड रिसोर्स इनटू अ शेयर्ड कंजर्वेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे एक चैलेंज भी समझिए कि केवल स्कीम लॉन्च होना ही सफिशिएंट नहीं है। सक्सेस डिपेंड करेगी कि मेडिसिनल प्लांट्स की साइंटिफिक इन्वेंट्री कितनी अच्छी बनती है, कम्युनिटीज़ की पार्टिसिपेशन कितनी मीनिंगफुल रहती है और बेनिफिट्स ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचते हैं और कंजर्वेशन आउटकम्स को कैसे मॉनिटर किया जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज के डॉक्यूमेंटेशन में कंसेंट, कम्युनिटी राइट्स और बेनिफिट शेयरिंग सेफगार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मार्केट लिंकेज ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमी की डिमांड कंजर्वेशन को डैमेज करने के बजाय सस्टेनेबल कल्टीवेशन को एनकरेज करे। हिबिस्कस को केवल 2 करोड़ रुपए की बायोडाइवर्सिटी स्कीम के रूप में ही मत देखिए, ये एक ब्रॉडर आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तभी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बन सकता है जब लोकल कम्युनिटीज कंजर्वेशन के बेनिफिशियरीज भी हों और पार्टनर्स भी। मेडिसिनल प्लांट्स का कंजर्वेशन, नर्सरी डेवलपमेंट, ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इन सब को इंटीग्रेट करके हिमालयन बायोडाइवर्सिटी के लिए स्ट्रॉन्गर मॉडल बनाया जा सकता है। याद रखिए, बायोडाइवर्सिटी केवल जंगल में मौजूद स्पीसीज की लिस्ट ही नहीं है, ये इकोलॉजी, इकोनॉमी, कल्चर और फ्यूचर जनरेशन चारों से जुड़ी हुई है। ऐसे ही साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स के कंसेप्ट्स को साथ साथ समझने से के लिए आप काशिब एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।